हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी की क्लासेस में। आज हम अंडाशय की औतकी अर्थात हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी जो है हम जानते हैं कि मुख्य जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इससे पहले हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स थे उन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अंडाशय के ऊपर अलग से क्वेश्चन बनता है कि हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी क्या है, अर्थात अंडाशय की औतकी क्या होती है। अगर हम अंडाशय की औतकी को जानना चाहते हैं तो इसका हमें टीएस सेक्शन बनाना होगा, और जो टीएस सेक्शन है ये इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मुख्य ऑर्गन्स टेस्टिस की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम देखा, उसकी स्लाइड भी होती है। इट इज नॉट ओनली थ्योरी बट आल्सो प्रैक्टिकल की दृष्टि से भी हम कह सकते हैं इट इज इम्पोर्टेंट। और यहाँ हम बात कर सकते हैं कि जो अंडाशय की अनुप्रस्थ काट है उसमें हमें यहाँ किस प्रकार जो है अंडाणुओं का निर्माण होता है अंडाशय के अंदर वो भी दिखाई देगा, और किस प्रकार जो एक ल्यूटियल अवस्था बनती है वो सब यहाँ पर हमें इस चित्र के माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से हम स्पष्ट रूप से समझेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अंडाशय जो होते हैं मानव में एक जोड़ी होते हैं, स्त्रियों में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और बादाम की आकृति के होते हैं। और मीजोवेरियम जो है आंत्र योजनी से उदर गुहा में जुड़े रहते हैं श्रोणी रीजन के अंदर, अर्थात पैल्विक रीजन के अंदर। यदि हम टीएस की बात करें तो टीएस के अंदर हम देखते हैं कि जो ओवरी है, प्रत्येक ओवरी जो है उसके बाहर की ओर जो आवरण होता है उसे विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। विसरल पेरिटोनियम आवरण होता है। आंतरिक जो कला होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, अर्थात जनन उपकला होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो जनन उपकला है उसी की कोशिकाएं जो है लगातार कोशिका विभाजन करके जो है ओवम्स का निर्माण करती है, क्योंकि अंडाशय का कार्य है ओवम को प्रोड्यूस करना, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ ओवा, अंडाणुओं का निर्माण। यहाँ हम देखते हैं कि अंडाशय के अंदर अगर हम बात करें तो दो भाग नजर आते हैं। एक आंतरिक भाग होता है और एक बाहर की तरफ जो परिधीय भाग है वो है। परिधीय भाग को हम कहते हैं कॉर्टेक्स, दैट इज वल्कुट। तो बाहरी जो भाग है वो कॉर्टेक्स कहलाता है। ये अपेक्षाकृत सघन और मोटा होता है, जबकि आंतरिक जो भाग है वो थोड़ा ढीला, जिसे हम कह सकते हैं अपेक्षाकृत जो है ढीला बंधा होता है, और इसको हम कहते हैं मध्यांश अर्थात मेडुला। दोनों भागों के अंदर जो संयोजी ऊतक से बना हुआ और पूरा जो भरा हुआ है वो कहलाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मध्य टिश्यू जो है वो स्ट्रोमा कहलाता है। अब हम बात करते हैं जो बाहरी भाग होता है अंडाशय का, जो बाहरी भाग है, ये जो कॉर्टेक्स भाग है वो सघन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पुटिकाओं का निर्माण होता है। तो जो इसकी जर्मिनल एपिथेलियम होती है, अंडाशय की जो जनन उपकला है उसकी कोशिकाएं लगातार कोशिका विभाजन करती है। पहले समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, फिर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, उसके बाद जो है अनेक जो है पुटिकाएं बनती हैं। लेकिन आगे चलकर वयस्क अवस्था में केवल एक ही पुटिका परिपक्व होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक बार के चक्र के अंदर जो रज चक्र होता है उसमें एक ही अंडाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भ्रूणीय अवस्था होती है, भ्रूणीय अवस्था में ये जो जनन उपकला है उसकी जो अंडजन कोशिका होती है अर्थात ओगोनियम होती है, जिसको हम अंडाणु मदर सेल भी कहते हैं, वो लगातार क्या करती है, विभाजन करती है। पहले समसूत्री विभाजन होता है जिससे अनेक छोटी छोटी पुटिकाएं बनती हैं, और इसके लिए जो है एफएसएच हार्मोन जो होता है, एफएसएच हार्मोन ये इसमें प्रमोट करता है। जो पीयूष ग्रंथि से एफएसएच हार्मोन आता है वो इन पुटिकाओं को बनने के लिए प्रमोट करता है। तो ये जो पुटिकाएं होती हैं इनको हम प्राथमिक पुटिकाएं कहते हैं, अर्थात प्राइमरी फॉलिकल्स। लेकिन ये भ्रूणीय अवस्था के अंदर बनती है और बहुत सारी पुटिकाएं बनती हैं। लेकिन जैसे जैसे अवस्था आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं इनमें से पुटिकाएं जो है सेकेंडरी पुटिका बनती है, उसके चारों ओर प्राथमिक पुटिकाओं का आवरण होता है। फिर
नेक्स्ट जो पुटिका होती है तृतीयक पुटिका, जिसको हम कह रहे हैं टर्सरी जो फॉलिकल्स हैं वहां पर 2 आवरण आ जाते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे ये पुटिकाएं जो है अपनी अवस्थाओं में यानी नेक्स्ट अवस्था में बदलती है। एक पुटिका जो होती है वो ही परिपक्व पुटिका बनती है, और परिपक्व पुटिका जो बनती है वो जैसे ही वयस्क अवस्था आती है मानव के अंदर, यानी वयस्क अवस्था जब आती है तो वहां पर प्राथमिक से द्वितीयक और द्वितीयक से तृतीयक और तृतीयक से जो है परिपक्व पुटिका बन जाती है। और जो परिपक्व पुटिका होती है उसी को मानव के अंदर ग्राफियन पुटिका कहते हैं। ध्यान रखना, जो परिपक्व पुटिका होती है उसको हम ग्राफियन पुटिका कहते हैं। और ये जो ग्राफियन पुटी है उसकी संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें बाहर की तरफ आप देख रहे हैं ये जो है परिधि की ओर विभिन्न छोटी छोटी पुटिकाओं का आवरण होता है, और बीच में खाली स्थान जो दिख रहा है इसमें जो है इसको हम गुहा जो होती है इसकी, उसको यानी पुटिका की जो गुहा होती है उसको एंट्रम कहते हैं। यहाँ पर 2 आवरण नजर आते हैं। आंतरिक आवरण जो होता है वो थीका इंटरना कहलाता है, जबकि बाहर का जो आवरण है वो कहलाता है थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना बाहरी आवरण होता है पुटिका का, और आंतरिक जो आवरण है वो थीका इंटरना कहलाता है। बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर सक्रिय अंडाणु होता है जो कि द्वितीयक ओसाइट्स के रूप में होता है। द्वितीयक ओसाइट्स के रूप में है, यानी सेकेंडरी ओसाइट्स की फॉर्म के अंदर होता है ये, और इसी अवस्था में ये अंडाणु अंडाशय से बाहर अंडोत्सर्ग क्रिया द्वारा बाहर आ जाता है अंडवायु। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक संयोजक पिंड द्वारा, जिसे अंडधर पुंज कहते हैं, उससे जुड़ा रहता है, पुटिका से जुड़ा रहता है। ये पुटिका की गुहा है जिसे एंट्रम कहते हैं। बाह्य आवरण थीका एक्सटर्ना कहलाता है, जबकि आंतरिक आवरण थीका इंटरना कहलाता है। तो परिपक्व पुटिका को हम ह्यूमन के अंदर ग्राफियन पुटिका कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, परिपक्व पुटिका को ग्राफियन पुटिका कहते हैं। आगे हम चलते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ देखते हैं जैसे ही लगभग रज चक्र के दौरान ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें जैसे ही 14वें दिन अर्थात 14 डेज एक LH हार्मोन जो होता है उसका लेवल अचानक से बढ़ जाता है, जिसे हम LH सर्ज कहते हैं। और जैसे ही ये लेवल बढ़ता है तो ये जो पुटिका है वो फट जाती है, और पुटिका फटने से क्या होता है, जो सक्रिय अंडाणु है वो बाहर निकल आता है, सक्रिय अंडाणु बाहर आ जाता है। सक्रिय अंडाणु जैसे ही बाहर आता है तो इस क्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडाशय से सक्रिय अंडाणु का बाहर निकलना और कहां पर आएगा, अंडवाहिनियों में उतर आता है। इस क्रिया को हम अंडोत्सर्ग ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन क्रिया रज चक्र के 14वें दिन होती है। इसका पर्टिकुलर डे होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो प्रत्येक सक्रिय अंडाणु है, हालांकि हम इसके स्ट्रक्चर को आगे लेंगे, गैमेटोजेनेसिस वहां पढ़ेंगे, वहां पर हम लेंगे, लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि जो सक्रिय अंडाणु होता है उसका बाह्य आवरण कोरोना रेडिएटा कहलाता है। कोरोना रेडिएटा जो छोटी छोटी पुटिकाओं से बना है, जबकि आंतरिक आवरण जोना पेलुसुरा कहलाता है। जोना पेलुसुरा आंतरिक आवरण, और बाह्य आवरण जो कोरोना रेडिएटा कहलाता है। प्रत्येक जो अंडाणु है वो असूत्री विभाजन से बना है, इसलिए उसका जो अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो वो अगुणित होते हैं अर्थात हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर आगे की जब हम बात करें, जैसे ही यदि मान लीजिए रोपण की क्रिया होती है तो यहाँ आगे ग्राफियन पुटिका का जो खोल है, जैसे ही ग्राफियन पुटिका फट गई, ये देख रहे हैं आप फटी हुई ग्राफियन पुटिका, आगे चलकर ये जो फटी हुई ग्राफियन पुटिका है ये कार्पस ल्यूटियम कहलाती है। कार्पस ल्यूटियम, और इसी को हम ल्यूटियल अवस्था भी कहते हैं। ल्यूटियल अवस्था क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा ये बन रही है, इसलिए ल्यूटियल अवस्था। और इसे चूंकि ये पीले रंग की होती है, यहाँ पर ल्यूटिन पीले रंग का वर्णक होता है। पीले रंग की जो है ल्यूटियल सेल्स होती हैं इसमें, इसलिए ये येलोइश रंग का होता है, इसीलिए इसे पीत पिंड भी कहते हैं। ये एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ये कार्य करता है। और ध्यान रखना
जहां ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कार्पस ल्यूटियम का क्या रोल होता है। तो कार्पस ल्यूटियम जो होता है वो आगे चलकर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो रोपण क्रिया के लिए मदद करता है, रोपण को आगे बनाए रखना है, अर्थात इम्प्लांटेशन जब होता है तो उस क्रिया को प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाए रखता है। जिन महिलाओं के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम सीक्रेट होता है उनमें अबॉर्शन या जो है मिसकैरेज के चांस ज्यादा होते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। वो किससे स्रावित हो रहा है? कार्पस ल्यूटियम से, अर्थात ल्यूटियल अवस्था से, जो कि एंडोक्राइनो ग्लैंड की तरह काम करती है, एंडोक्राइनो ग्लैंड की तरह कार्य करती है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यदि मान लीजिए कि कार्पस ल्यूटियम का आगे भविष्य क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम जो है उसका भविष्य क्या होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ दोनों ही चीजें हैं। यदि निषेचन होता है तो क्या होगा और निषेचन नहीं होता है तो क्या होगा। तो ध्यान रखना, यदि अंडोत्सर्ग के बाद यदि ओवम जो है स्पर्म से फ्यूज होकर निषेचन होता है, निषेचन के बाद रोपण होता है, रोपण को बनाए रखने के लिए कार्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। लगातार जब इसकी जरूरत है तो कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा। लेकिन यदि रोपण नहीं होता है, निषेचन नहीं होता है, तो कार्पस ल्यूटियम का कोई उपयोग नहीं है। ये अपने आप में आगे चलकर सूख कर एक श्वेत पिंड बनाता है जिसे हम कार्पस एल्बिकेन्स कहते हैं। सूख कर ये कार्पस एल्बिकेन्स बनाता है और ये नष्ट हो जाता है। इसका आगे भविष्य में कोई जो है उपयोग नहीं है। फिर से वापस से जो है रज चक्र चालू हो जाता है, दोबारा से पुटिकाओं का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। यदि मान लीजिए रोपण होता है तो कार्पस ल्यूटियम लगातार बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक कि जो है गर्भकाल पूरा चलेगा तब तक ये बना रहेगा और रोपण को बनाए रखेगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लगातार सीक्रेशन होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो अंडाशय है, अंडाशय की जो ओतकी है अर्थात हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, जिसमें हमने किस प्रकार देखा कि अंडाणुओं का निर्माण भी होता है, परिपक्वन ग्राफीन पुटिका बनती है, किस प्रकार ओवुलेशन होता है। तो ये जो है तमाम तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जो है नीट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट्स हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण आज की जो वीडियो है इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक अलग जो है टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए अपनी ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस।